हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21A। आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.4। तो 10.4 में हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें 1 to 6 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट जो है हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए देखिए मैं पहले दो वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर जिसकी वैल्यू है a1i, दूसरा है a2j और a3k, ये एक वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर b1i प्लस b2j प्लस b3k। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इनको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डिटरमिनेंट में यहाँ लिखते हैं हम i, j और k। और यहाँ a1 में जो i का कोफिशिएंट है वो यहाँ i के नीचे आएगा, दैट मीन्स a1। यहाँ j का कोफिशिएंट दैट मीन्स a2, यहाँ k का कोफिशिएंट यानी a3। फिर जो b1 में b वेक्टर में जो कोफिशिएंट है दैट मीन्स यहाँ आएगा b1 और यहाँ b2 और यहाँ b3। क्लास जैसे आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में एक्सपेंड किया था, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ r1, इसको एक्सपेंड कर देते हैं डिटरमिनेंट को। आप उसी तरह से इसे एक्सपेंड कर देते हैं और आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाती है, a क्रॉस b की वैल्यू मिल जाती है। नेक्स्ट जो आपका दूसरा टॉपिक इसमें आ सकता है फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, फार्मूलाज लिख रहे हैं, वो है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर। यानी आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। तो उसका फार्मूला क्या रहता है, प्लस माइनस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन में आएगा a वेक्टर क्रॉस का मॉड। फिर फाइंड करेंगे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए नेक्स्ट है थर्ड पे, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पूछा जाएगा आपसे, हुज एडजेसेंट साइड, यानी जो आसपास की साइड है उसकी एडजेसेंट साइड्स और वेक्टर a वेक्टर एंड v वेक्टर। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और एक और यूज होगा इसमें, फोर्थ में यहां लिख देता हूं, फोर्थ वन, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, साथ में रहेगा साइन थीटा। हाँ, थीटा क्या होगा, थीटा विद द एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू साइन थीटा। पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूले 4 यूज होने हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 10.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड लिख दिया है, बोर्ड पे लिखा है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, और a वेक्टर और b वेक्टर दोनों दे रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो बाद में, पहले हम a क्रॉस b फाइंड करेंगे। तो देखिए a क्रॉस b कैसे निकालेंगे, मैं लिखता हूं यहाँ पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट में लिखते हैं हम i j k और साथ में लिखते हैं i j k का कोफिशिएंट। तो a वेक्टर में जो कोफिशिएंट है i का वो कितना है 1, यहाँ कितना है -7, j का यहाँ पे 7। अगर b वेक्टर में देखें तो कितना है कोफिशिएंट 3, इसका -2 है, और k का कितना है 2। अगर मैं इसे एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ r1, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ r1, तो रूल क्या रहता है, आप लिखते हैं i के बाद फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं -7, 7, -2 एंड 2। अब जो पहला प्लस आ गया था, दूसरा आता है माइनस, और आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं, दैट मीन्स 1, 3, 7, 2। नेक्स्ट में यहाँ था प्लस माइनस, नेक्स्ट इतना आएगा आपका प्लस। अब आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, यानी 1, -7, 3 और -2। आप इसे एक्सपेंड कीजिए, देखिए i बाहर लिखा हुआ है, यहाँ 7 टू जा -14, माइनस का साइन आता है और ये भी माइनस आ जाएगा 14। तो डेट मीन्स आप इसे क्या लिखेंगे, +14 माइनस j। अब जब इसे एक्सपेंड 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21 प्लस k -2 और माइनस का साइन और माइनस का 21 आ रहा है, 7 3 जा 21।
आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी 0 डॉट आई। यहाँ देखिए 21 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो बच रहे माइनस 19, और माइनस करिए तो हो जाएगा प्लस 19 जे। यहाँ पे आप आई जे के ऊपर कैप जरूर यूज कीजिए। प्लस 21 में से 2 जा रहे हैं तो ये बच रहा है प्लस 19 के। लेकिन हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ गया वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स हो रहा है, यानी 2 इंटू 19 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से इसका रूट स्क्वायर तो कट जाएगा, दैट मीन्स 19 तो बाहर आ जाएगा। अभी जो अंदर रह जाएगा वो 2 रह जाएगा, दैट मीन्स 19 रूट 2 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें लिखा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। जो दोनों वेक्टर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यूज जो है आपको गिवन है। तो पहला वर्क तो हमारा यही है कि हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करें और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करें। तो पहले मैं फाइंड करूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट मीन्स ये जो गिवन वेक्टर्स है ना इनको ऐड करना है। 3i और i ऐड करूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4i, 2j कितना हो जाएगा बताइए, प्लस में हो जाएगा आपका 4j, यहाँ 2k यहाँ 2k दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना 0k, प्लस में ले सकता हूँ मैं 0k। अब a प्लस बी को मैं एक नया वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैं ऐसे कह देता हूँ ये क्या है पूरा c वेक्टर, बार बार a प्लस बी कहना पड़ेगा इसलिए हमने क्या कर दिया इसे c वेक्टर। फिर हम निकालते हैं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को माइनस करता हूँ, 3i में से i माइनस होगा कितना बचेगा बताइए 2i, फिर 2j और 2j माइनस होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0j, और 2k में से 2k माइनस हो जाएगा तब भी कितना बचेगा प्लस 0, सॉरी कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे ना 2k में से माइनस 2k तो ये हो जाएगा प्लस में 4k। और यहाँ आप कैप जरूर लगाइए ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी वेक्टर आ गया 2i 0j प्लस 4k, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किससे, डी वेक्टर से, हमने कह दिया से। हमें जो वेक्टर फाइंड करना है वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, यानी हमें क्या फाइंड करना है, देन हमें निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, जो परपेंडिकुलर हो टू बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी हमको सी और डी से कर दिया, यानी सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर हो तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, मैंने अभी लिखवाया था आपको, दोनों के प्लस माइनस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या होगा कि अभी हमने सी क्रॉस डी नहीं निकाला और सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, तो हम निकालते हैं अब नाउ। पहले हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर की, तो हम डिटरमिनेंट में लिखेंगे यहाँ पे आई जे के। अब आई जे की कोफिशिएंट देखिए यहाँ कितना है 4 4 0, पहले वाले 4 4 0, दूसरे वाले 2 0 4 2 0 4। इसे हम एक्सपेंड कर देंगे इन टर्म्स ऑफ R1, जैसे हम R1 के टर्म्स में इसे एक्सपेंड करेंगे तो पहला लिखा जाएगा I, इसको छोड़ देंगे 4 4 जा 16 माइनस 0, फिर लिखेंगे माइनस जे और इसको फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे यानी 4 4 जा 16 माइनस 0, थर्ड आएगा प्लस के। अब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे 4 0 0 माइनस का साइन और 4 2 जा 8। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16i माइनस 16j और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 0k, 0 सॉरी 0 नहीं 8 है ये, माइनस 8k कितना आ जाएगा माइनस में 8k। ये आपका निकल आया C क्रॉस D का वेक्टर है। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स C वेक्टर क्रॉस D वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो I के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस K के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा
ये 16 का स्क्वायर 256, ये भी कितना हो रहा है 256, और ये कितना हो रहा है 64 स्क्वायर रूट। इनको ऐड करके जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप सभी को पता है 24। लीजिए मैग्नीट्यूड भी आ गया और दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये वेक्टर भी पता है और हमें उसका मैग्नीट्यूड भी पता है। वेक्टर और मैग्नीट्यूड हमें दोनों पता है। अब दोनों की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, इस चीज को नोट कर लेना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वेक्टर, देखिए यहाँ इनकी वैल्यू लगा देता हूँ। पुटिंग इन 1 क्या करेंगे आप, पुटिंग इन 1 में पुट करेंगे तो वो यहाँ आएगा रिक्वायर्ड वेक्टर। तो वेक्टर की वैल्यू में यहाँ रख के फिर सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इस दूसरे पेन से सॉल्व कर देता हूँ। आप फिर से इस लाइन को लिखेंगे, इसके सबके नीचे ये लाइन दोबारा से लिखिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस का साइन। देखिए सी क्रॉस बी वो आपने निकाला है 16i 16j माइनस 8k, और अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना निकाला आपने 24। अगर आप किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो 8 2 16 और 8 3 24, तो 8 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन तो देखिए चल ही रहा है बाहर, प्लस ये तीनों के नीचे, ये 24 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, इसके डिनोमिनेटर, तीनों के डिनोमिनेटर में है। तो ये पहले में आएगा 16/24, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, 8 3 24, साथ में आ जाएगा i। सेकंड में यहाँ माइनस साइन है तो ये प्लस माइनस बदल जाएंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 16/24, ये भी वही हो जाएगा 2/3 जी। यहाँ पे माइनस साइन है, जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा माइनस प्लस। तो बाहर कितना है बताइए, ये है 8/24, तो 8 1 8 और 8 3 24, यहाँ कितना आ जाएगा k। तो ये वो वेक्टर आ गया जो दोनों वेक्टर्स के कैसा है, परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान रहे इसके लास्ट से ये लाइन दोबारा लिखकर फिर वैल्यू लगानी है। यहाँ स्पेस कम था तो मैंने यही वैल्यू पुट कर दी है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, लिखा है एफ इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। तो पहले बात की गई है कि एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना वो 1 होगा। दूसरा ए वेक्टर की बात की जा रही है, तो मैंने क्या करा, ए वेक्टर लाइट कर लिया कि वो ए वेक्टर कौन सा है, a1i a2j और a3k। क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड इनके कंपोनेंट फाइंड करने हैं, इनको a1 a2 a3 फाइंड करने हैं। साथ में कंडीशंस दी गई हैं कि यूनिट वेक्टर जो है i से जो एंगल बना रहा है ना वो π/3 बना रहा है। तो आप सभी को पता है कि जो जनरल फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहले लिखता हूँ मैं cos थीटा, पहला कंपोनेंट निकलता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर और नीचे आता था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अब पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि दो का बीच का एंगल तो π/3 है, दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा cos π/3 इक्वल में ए वेक्टर, तो आपका ए वेक्टर ही है, उसका मैग्नीट्यूड सॉरी ए वेक्टर ही आ जाएगा। डॉट में किसके साथ एंगल बना रहा है, आई के साथ, तो साथ में कितना आएगा आई कैप अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में आई कैप का मैग्नीट्यूड। जब हम मैग्नीट्यूड लगाएंगे दोनों की वैल्यू, तो देखिए ये वैल्यू होती है a1 की, यानी ए वेक्टर का कंपोनेंट निकल के आता है इससे सॉल्व करके। तो a1 की वैल्यू हम इससे हम सॉल्व करेंगे, कैसे निकलेगी देखें। क्या हम यहाँ ए वेक्टर की अगर वैल्यू लगा दें तो ए वेक्टर की वैल्यू है a1i प्लस a2j प्लस a3k और डॉट में है i और नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 और ये भी यूनिट वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो cos π/3 यानी ये हो गया cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये राइट की वैल्यू कितनी बनेगी, i डॉट आई तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स a1 और i डॉट j 0, i डॉट k 0, नीचे तो 1 है, यानी जो a1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 1/2। a1 की वैल्यू कितनी निकल गई 1/2। सिमिलरली दूसरी बात कहा गया कि j के साथ एंगल बना रहा है। सिमिलरली आपके जो एंगल वो कितना बना रहा है एंगल π/4, यानी अब आपका एंगल लगेगा cos π/4 और यहाँ a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा j के साथ और नीचे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ j वेक्टर। अब देखिए cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2
√2। और जब ऐसे ही हम ए के साथ जे का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा A2 और डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, यानी जो A2 की वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई कितनी 1/√2। दो कंपोनेंट तो हमारे आ चुके हैं। थर्ड के लिए इन्होंने एंगल नहीं दिया, कहते थीटा है, एक एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, उस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जो एक्यूट एंगल बना रहा है तो हमें या तो A3 पता होना चाहिए था या थीटा पता होना चाहिए था। तो आपने पढ़ा है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, सिंस ए वेक्टर कैसा है, यूनिट वेक्टर है, सिंस मैं यहां ऐसे लाइन बना देता हूं, सिंस ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये बात क्वेश्चन में की गई है। यानी ए वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट है, आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। यहां आप a1 फाइंड कर चुके हैं, a1 कितना है 1/2। आपने a2 भी फाइंड कर लिया है प्लस में, वो कितना है 1/√2। यहां से आपको निकल आएगा a3। तो जब आप a3 का स्क्वायर निकालेंगे यहां से, a3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस इधर आएगा 1/4, ये आएगा 1/2। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1/4। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए मैं यहां लिख देता हूं इधर रफ करके, जब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आया है हमारा, a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, दैट मीन्स a3 इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट, यानी a3 इज इक्वल टू आ गया आपका +-1/2। और कहा गया थीटा ऐसा एंगल एक एक्यूट एंगल है, इन थीटा इज सिंस theta is the acute angle between a vector and k, तभी तो निकलेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू, थीटा तो निकालना है हमें, क्या आएगा a वेक्टर k कैप, साथ में आना है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप। अब जब इसका k के साथ करेंगे तो आंसर में कितना आएगा a3, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है, दैट मीन्स आप सिंपल कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू a3, और a3 की वैल्यू आपने निकाली है कितनी 1/2। तो cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है π/3 की, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3, यानी कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया π/3। तो एंगल कितना होगा, थीटा की वैल्यू होगी π/3, एक आंसर तो ये आ गया। उसके बाद आपसे पूछे गए थे कंपोनेंट कौन कौन से, यानी a1 a2 और a3, वो आपने तीनों निकाल लिए। तो पहला आया 1/2, एक आया 1/√2 और थर्ड फिर से आया 1/2। तो दो आंसर हो गए। तो कंपोनेंट और ये एंगल कितना होगा थीटा π/3। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें प्रूफ करना है आपको, शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। उसमें क्या लिखा गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, बट क्रॉस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, कैसे कि जब ए वेक्टर के मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे तो यहाँ रहेगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इस वेक्टर के मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो प्लस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर की ए से करेंगे तो आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, भी बी के इस वाले बी से करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि जब सेम वेक्टर वालों की मल्टीप्लाई की जाती है, चाहे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो या वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो, इन सब की वैल्यू कितनी होती है, 0 वेक्टर या 0। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है और हम उसको पोजीशन चेंज करें तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। यही प्रोसीजर जो हम इसमें लगाएंगे, देखिए पहला वाला ए क्रॉस ए 0 हो गया है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, और यहाँ ये वी लिखा है बी क्रॉस ए। तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो एक माइनस बाहर आएगा तो ये साइन हो जाएगा प्लस, और इसको लिख देंगे हम ए क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे दोनों सिमिलर हैं तो ये कितना हो जाएगा 0। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यही क्या है आपकी राइट हैंड साइड। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें लिखा है फाइंड लैम्डा। लैम्डा फाइंड करना है आपको।
लैम्डा की वैल्यू एंड म्यू की वैल्यू, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, यहाँ म्यू छोड़ दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ फाइंड लैम्डा एंड म्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी, फाइंड लैम्डा एंड म्यू। और दे रखा है इनका क्रॉस प्रोडक्ट में इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखता हूँ, कौन कौन से दो वेक्टर हैं, इन दोनों का क्रॉस 0 है। क्या लिखा है कि 2i 6j 27k का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k इज इक्वल टू 0, और इन i j के ऊपर आप कैप लगा देंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का रूल क्या है, हम यहाँ लिखते हैं i j और k, कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2, यहाँ 6, यहाँ 27, यहाँ 1, यहाँ लैम्डा एंड म्यू, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना लेना है हमें, 0। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँ इन टर्म्स ऑफ r1, देन जो वैल्यू आएगी आपकी, देखिए क्या निकल कर आती है, ये 0 वेक्टर है, ये क्या है, 0 वेक्टर, ये 0 वेक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे हम i, इन दोनों को हम स्किप कर देंगे, आएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस j, अब फर्स्ट रो इसको स्किप कर देंगे तो म्यू की 2 से करेंगे, यानी 2 म्यू माइनस 27, प्लस में आता है k, अब हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे तो यहाँ क्या रहेगा 2 लैम्डा माइनस 6, इक्वल में लिखा है 0 वेक्टर, यानी 0i प्लस 0j प्लस 0k। अगर हम दोनों साइड कंपेयरिंग करें तो ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगे आपकी, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि i का कोफिशिएंट है तो 0 कर दिया। फिर अगर मैं j का कोफिशिएंट देखूं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 माइनस पलट जाएगा ये 27 माइनस 2 म्यू, और वो भी j का कोफिशिएंट कितना है इधर 0। और थर्ड अगर मैं यहाँ पे k का कोफिशिएंट देखूँ तो यहाँ लिखा है 2 लैम्डा माइनस 6, और यहाँ पे कितना लिखा है 0। अब मैं इन तीनों को सॉल्व करके वैल्यू निकालता हूँ लैम्डा एंड म्यू की। देखिए मैं यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, अगर मैं थर्ड वाले से सॉल्व करूँ तो यहाँ 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 2 3 जा 6, यानी लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इन दोनों में से किसी से भी सॉल्व करूँ तो म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे तो मैं इसमें लैम्डा की वैल्यू लगा दूँ उसके बाद म्यू निकालूँ, यहाँ मैं सेकंड से डायरेक्ट म्यू की वैल्यू निकालूँ। सेकंड क्या दे रखा था आपका, सेंस सेकंड इक्वेशन 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 म्यू इज इक्वल टू 27, यानी म्यू इज इक्वल टू 27/2। तो आपकी लैम्डा की वैल्यू भी आ चुकी है, म्यू की वैल्यू भी आ चुकी है। यही म्यू की वैल्यू अगर आप इससे निकालेंगे तब भी सेम ही निकल के आएगी, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 3 लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तब भी 27/2 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ लैम्डा और म्यू दोनों वैल्यू फाइंड कर ली हैं, यही आपका आंसर है। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पर लिख दिया, लिखा है a डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखिए क्या दिया है, वी हैव, जो गिवन कंडीशन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है और a क्रॉस b भी 0 है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर। आप a वेक्टर और b वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे। तो a वेक्टर और b वेक्टर 0 होते हैं कब, देखिए या तो a वेक्टर एक 0 वेक्टर हो या फिर b वेक्टर एक 0 वेक्टर हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि या फिर दोनों परपेंडिकुलर हों, a वेक्टर परपेंडिकुलर हो b वेक्टर के। मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। तो इक्वेशन नंबर 1 या तो क्या होगा, a 0 होगा या v 0 होगा या दोनों परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी कंडीशन की गई है इसमें कि a क्रॉस b 0 है। इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि भाई या तो a वेक्टर 0 वेक्टर है या b वेक्टर 0 वेक्टर है, या थर्ड क्रॉस 0 कब होता है जब वेक्टर्स होते हैं पैरेलल। क्या कि या तो a वेक्टर पैरेलल है किसके, b वेक्टर के। यहां तो देखिए a वेक्टर b वेक्टर क्या है, तो पैरेलल है। अब देखिए दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मींस ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि कह रहे हैं a डॉट b भी 0 है और a क्रॉस b भी 0 है। तो या तो a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर होते या पैरेलल होते, कोई भी परपेंडिकुलर और पैरेलल साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। मैं लिख देता हूं सिंस a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर एंड a वेक्टर पैरेलल b वेक्टर कैन नेवर होल्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि जब ये दोनों कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली होल्ड नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि या तो a 0 होगा या v 0 होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर इट गिव्स एक कंडीशन क्लियर हो जाती है, आइदर
ए वेक्टर इज जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इज जीरो वेक्टर, या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है या फिर वी वेक्टर, किसी एक की वैल्यू जीरो है, इसीलिए ए डॉट बी भी जीरो आ रहा है और ए क्रॉस बी भी जीरो है। परपेंडिकुलर पहले वाली यूं नहीं हो सकती कि दोनों साइमल्टेनियस लें, तो दोनों साइमल्टेनियस पर पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इसलिए होल्ड नहीं करेगी कंडीशन। तो क्या करेंगे, या तो ए वेक्टर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।